हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम बैक टू यूनिक क्लासेस लखनऊ, जिसका एक ही रूल है, पढ़ाई ऐसी करो कि दिमाग में छप जाए, रटना ना पड़े। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट डोरेमोन और मैं यहाँ आपको सीटेट पढ़ाने आई हूँ। सीटेट की क्लास के कंटिन्यूएशन में हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती हैं उसी की हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, जो कि टोटल 60 क्वेश्चंस थे और उसमें से हम लोग कितने कर चुके थे, 45 कर चुके थे। 45 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब आगे के हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आप सब तैयार हैं? शुरू करें? ओके, पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। A teacher uses Dines block in class 3rd. Which of the following concepts cannot be taught using this material? एक टीचर क्या यूज़ कर रहा है? डाइन्स ब्लॉक यूज़ कर रहा है। किस क्लास में? 3rd क्लास में। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो डाइन्स ब्लॉक की मदद से नहीं पढ़ाया जा सकता है? प्लेस वैल्यू ट्रैकिंग, बी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल परमुटेशन, सी एडिंग एल्गोरिथ्म, डी सब्सट्रैक्शन रीग्रुपिंग। क्या नहीं पढ़ाया जा सकता है? हम डाइन्स ब्लॉक की मदद से क्या नहीं पढ़ा सकते हैं? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल परमुटेशंस। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं हम? इसलिए नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या इन्वॉल्व करती है? ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ओके को दिखाता है, जो कि आप डाइन्स ब्लॉक में नहीं शो कर सकते हैं। डाइन्स ब्लॉक में आप प्लेस वैल्यू ट्रैकिंग, एडिंग एल्गोरिथ्म और सब्सट्रैक्शन रीग्रुपिंग ये सब हम परफेक्टली दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें बेस स्ट्रक्चर क्या रहता है? 10 रहता है। क्वेश्चन नंबर 47। इन अ मैथमेटिक्स क्लास, errors committed by students should be viewed by the teacher as। एक मैथमेटिक्स की क्लास है तो एरर को कैसे टीचर के द्वारा व्यू करना चाहिए? भाई बच्चे हैं तो गलती करेंगे ही करेंगे, तो उसको कैसे व्यू करना चाहिए? ए सीवियर इंडिकेटर्स ऑफ जीरो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपका नेगेटिव आंसर है। एरर्स जो हैं ये नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग में आते हैं। ये रिफ्लेक्ट थोड़ी करते हैं कि जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो 0 है। बी क्रिटिकल विंडोज इनटू अ चाइल्ड्स थिंकिंग पैटर्न एंड स्टेप्स इन द लर्निंग पाथ, देखते हैं। सी अनोइंग हर्डल्स दैट मस्ट बी पनिश्ड इमीडिएटली वाया फिजिकल ड्रिल्स, जो अगर हम एरर को ही पनिश करने लगेंगे वो बच्चों के अंदर क्या क्रिएट करेगा? वो मैथ्स एंजाइटी क्रिएट करेगा। और जब मैथ एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी तो क्या करेगा? तो वो शट डाउन कर देगा, शट डाउन the students willingness to explore ideas। ओके, डी क्या है? केयरलेस मिस्टेक्स
ड्यू टू अ लैक ऑफ अटेंशन टू फॉर्मूलाज। ओके, हम सिर्फ एरर को क्या करेंगे, सिर्फ हम ये केयरलेस है बच्चे की, सिर्फ इसको ऐसे ओवरलुक नहीं करेंगे। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या है कि क्रिटिकल विंडोज मतलब क्या है, ये आप कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागॉजी, हम ऐसे एरर को देखेंगे कि वो क्या है, वो एज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागॉजी है। मतलब ये आपका एक तरीके से वैल्यूएबल इनसाइट के रूप में हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चा प्रोसेस कर रहा है आइडिया को, और ये टीचर को क्या करेगा अलाउ करने में, डायग्नोज के लिए। जब टीचर एरर देखेगा तो क्या करेगा, डायग्नोज, बच्चे के मिसकंसेप्शन को टीचर डायग्नोज करेगा, और उसके हिसाब से क्या करेगा, वो अपने इंस्ट्रक्शंस को एडजस्ट करेगा, एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 48। मैं सारे ऑप्शंस को इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ चीज़ें छिपी रहती हैं, तो क्या पता वो अगला जो ऑप्शन हो वो आपको हेल्प कर दे किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ ऑप्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 48। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज कंडक्टेड प्राइमरली टू। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है मैथमेटिक्स में, क्यों किया जाता है, मेन रीजन क्या है। ए, रैंक स्टूडेंट्स इनटू टॉप परफॉर्मर एंड स्लो लर्नर। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो कभी भी बच्चों को लेबल करने के लिए या रिजिड सेग्रीगेशन के लिए नहीं यूज किया जाता है कि हम बच्चे को क्या करें, अलग करें। ओके, डिस्कवर स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स, डिफिकल्टीज एंड अंडरलाइंग स्टूडेंट मिसकंसेप्शंस। देखते हैं। सी, असाइन लेटर ग्रेड्स और टर्म मार्क्स फॉर फाइनल रिपोर्ट कार्ड्स। क्या हम लेटर कार्ड असाइन करेंगे, ये तो आपका सबमिटिव असेसमेंट का रोल होता है ना, सबमिटिव असेसमेंट का रोल होता है। डी, फिल अप मैंडेटरी ब्यूरोक्रेटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। नहीं, ये तो हमारा क्या है कि आपका ये तो एजुकेशनल बेसिस पे है ना, ये आपकी इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट्स के लिए है। न कि इस क्या सर्व करे, एम्प्टी एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। जो प्राइमरी गोल होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का, कि वो एग्जैक्टली क्या होता है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को हम स्पेशली देख पाएँ, उस गैप को फाइंड कर पाएँ, और फिर उसके हिसाब से हम अपने इंस्ट्रक्शन में चेंजेस कर पाएँ। डायग्नोस करने के बाद हमें रिमीडियल टीचिंग भी तो देनी होती है, रिमीडियल टीचिंग भी प्रोवाइड करनी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप फॉर अ टीचर आफ्टर आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स थ्रू अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट स्टेप है एक टीचर के लिए, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट से जो लर्निंग गैप है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट है।
A. Ignore the gaps and rush to complete the remaining syllabus chapters. हमें क्या गैप्स को इग्नोर करना है? अगर हम गैप्स को इग्नोर कर देंगे तो फिर बच्चा किस में स्ट्रगल करेगा? आपके जो फ्यूचर के कॉन्सेप्ट्स होंगे, फ्यूचर के हायरार्किकल कॉन्सेप्ट, मतलब जो इससे जुड़े हुए रहेंगे, हायरार्किकल कॉन्सेप्ट्स, बच्चे को उसको कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी. बी. इन्फॉर्म पेरेंट्स टू अरेंज एक्सपेंसिव एक्सटर्नल प्राइवेट ट्यूशन. क्या हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि वो अरेंज करें स्पेशल ट्यूशन? बिल्कुल भी नहीं. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्कूल और टीचर की होती है कि वो लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड करें, न कि प्राइवेट ट्यूशन आपका एक तरीके से आउटसोर्स है ना, तो नहीं. जबकि ये क्या किसकी जिम्मेदारी होती है? ये आपकी स्कूल और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा स्कूल में ही अच्छे से सीख ले. प्लान एंड इम्प्लीमेंट टारगेटेड रिमीडियल टीचिंग टू ब्रिज द आइडेंटिफाई गैप्स. ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं हम, उसके हिसाब से जब डायग्नोज कर लिए, हमने गैप्स को फाइंड कर लिया, तो फिर क्या करते हैं हम, उसके हिसाब से रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं. ओके. डी. डिक्लेयर द फेलिंग स्टूडेंट्स एज अनफिट फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स. ये तो आप बच्चे को गलत कह रहे हैं ना. हम स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं. हमें लेबल नहीं करना है बच्चे को. ओके. इससे क्या होगा, इससे डायरेक्टली उनकी जो डेवलपमेंट है उससे इफेक्ट पड़ेगा. कि अगर हमने बच्चे को अभी इसी क्लास में ये अनफिट करार दे दिया, उनको निकाल दिया, तो फिर उनकी जो आगे की डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोसेस है वो रुक सी जाएगी और न ही वो उतनी बेहतर वे में हो पाएगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 50. Formative assessment in mathematics is crucial because it helps the teacher in. जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो मैथमेटिक्स में क्रूशियल होता है. क्यों? वो टीचर की किस चीज़ में हेल्प करता है? ए. गिविंग फॉर्मल लेबल्स एंड ग्लोबल रैंकिंग्स टू स्कूल चिल्ड्रेन. जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है सपोर्टिंग growth rather than giving students fixed labels और comparative rank. हम बच्चे को रैंक प्रोवाइड करें, लेबल ये नहीं होता है. जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम क्या होता है, वो कंटिन्यूअस सपोर्ट प्रोवाइड करे बच्चे की ग्रोथ के लिए. बी. Providing ongoing qualitative feedback to improve instructional design and address errors timely. हाँ, जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है. तो ये ऑनगोइंग क्वालिटेटिव फीडबैक मतलब जैसे जैसे पढ़ाई चलती रहेगी उसके साथ साथ क्या हो रहेगा, फीडबैक भी प्रोवाइड करते रहेगा डेली इंस्ट्रक्शन के साथ. तो जब फीडबैक होगा तो टीचर को प्रॉपर पता चलता रहेगा और वो उसके हिसाब से अपने जो इंस्ट्रक्शंस का माध्यम होगा वो बदलता रहेगा. इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करिए. हो सकता है मैं अपने हिसाब से अच्छा पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो कुछ लोग होंगे उनके नीड्स को प्रॉपर कैटर नहीं कर रहा होगा. तो आप एकदम फ्री हैं, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मुझे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए. सी. ऑर्गेनाइजिंग ईयर एंड अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन. ईयर एंड अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है? ये आपका क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट है. एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट. हमसे क्या पूछा है, हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड पूछा है ना. डी. कंपेयरिंग स्कूल परफॉर्मेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टेट रिकॉर्ड्स. हमें क्या कंपेयर करना है, हमें बच्चों के अंदर में ये भी नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं डेवलप करनी है. ओके. क्वेश्चन नंबर 51. A student consistently writes
एक बच्चा है जो इसको 1/2 + 1/3 इज इक्वल टू 2/5 लिख रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या मोस्ट लाइकली रीज़न है ये कॉमन मैथमेटिकल एरर के। क्या रीज़न हो सकता है? ए, जनरलाइजेशन ऑफ होल नंबर एडिशन लॉजिक ऑनटू फ्रैक्शन एडिशन। ओके। बी, कंप्लीट विजुअल इम्पेयरमेंट ऑफ न्यूमेरिकल सिंबल्स। सी, डेलिबरेट डिफेंस ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। D, the student has skipped studying standard multiplication table। क्या सबसे कॉमन रीजन हो सकता है? कंप्लीट विजुअल इम्पेयरमेंट ऑफ न्यूमेरिकल सिंबल्स। ये तो आपका नहीं होगा ना एकदम, क्योंकि इसमें किसकी बात कर रही है? विजुअल इम्पेयरमेंट की बात कर रही है। इसमें ऐसा नहीं कि बच्चा क्यों ये ऐसे सॉल्व कर रहा है। ओके, ये आपकी एक फिजिकल है ना। डेलिबरेट डिफाइंस ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ये जो आपकी मिस्टेक है ये किसको कर रही है? ये कॉग्निटिव मिसकंसेप्शन को शो कर रही है, न कि मतलब वो जानबूझ के ऐसे कुछ कर रहा है जैसे क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करने के लिए। डी क्या है? द स्टूडेंट हैज स्किप्ड स्टडिंग स्टैंडर्ड, ये भी नहीं होगा। अगर मान लो उसको मल्टीप्लिकेशन टेबल पे काफ़ी अच्छी कमांड भी है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो ये चीज़ की गलती करे। तो इसका सीधे सीधा आंसर क्या होगा? ए आपका आंसर होगा कि ये क्लासिक मिसकंसेप्शन है, जहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो होल नंबर रूल फ्रैक्शन उसको पता है, तो इसीलिए वो वैसे ही क्या कर रहा है, ऐड करता जा रहा है कि 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके। अब मैं आप लोगों को एक ज़रूरी न्यूज़ दे दूं, हमारे चैनल पे कुछ टेस्ट सीरीज़ चलाई जाती हैं जो कि हैं PCS। इसके बारे में आपको पता है, ये रिसेंट में लॉन्च की गई है। इसमें अब क्या है, लिमिटेड सीट्स ही बची हैं, लिमिटेड सीट्स ही बची हैं जो कि 50% डिस्काउंट हैं। मतलब 20 स्टूडेंट, हमने स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफ़र लाया था। काफ़ी बच्चों ने ले लिया है टेस्ट सीरीज़। तो अब इसमें क्या है, कुछ ही सीट्स बची हुई हैं। तो अगर आपको लेना है तो आप जल्द से जल्द चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। PCS, लोअर PCS, RO, ARO, CTET। आप जिस भी टेस्ट सीरीज को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक दी गई है, आप उसमें जाके खुद को इनरोल कर सकते हैं। लोअर PCS का जो हमारा बैच चल रहा है वो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, मतलब इतना अच्छा कि मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब बच्चे एकदम पर्सनल लेवल पे सेटिस्फाइड है। भाई लोअर PCS का पेपर जल्द में ही होने वाला है, अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप जो आपकी तैयारी है उसको बूस्ट कर सकें, तो अगर आप चाहें तो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। ये सारी टेस्ट सीरीज़ बहुत ही मिनिमल प्राइस पे प्रोवाइड की जा रही हैं। हम आपके नीड्स को ही कैटर करके इसको बहुत ज़्यादा मिनिमल प्राइस पे कर, अब हम ये कर दें कि बहुत ज़्यादा महंगी फ़ीस कर दें, उसके बाद हम कहें कि इतने % का डिस्काउंट है। नहीं, जितनी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जितना मैंडेटरी है, सिर्फ उतने ही फ़ीस रखी गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई हुई, आप वहाँ से जाके इनरोल कर सकते हैं। सबकी मेंटरशिप किसके द्वारा की जा रही है? तारा सर से। तारा सर के गाइडेंस में पूरी मेंटरशिप चलती है। ओके, तारा सर के बारे में बता दूं, इनको एक्सपीरियंस है 3 टाइम्स RO प्री प्लस मीन्स का, 5 टाइम्स PCS प्री
प्लस मीन्स, और ये कॉन्टिन्यूस है, ऐसा नहीं है कि गैप करके है। तो आप जानते हैं एक्सपीरियंस कितना मायने रखता है। तो अगर आप किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। When asked to multiply 25 into 4, a student writes 25 into 2 is equal to 50 and 50 into 2 is equal to 100. Which property of multiplication did the student use implicitly? ठीक, हमें क्या हमें मल्टीप्लाई करना है 25 into 4। ठीक, तो एक बच्चा क्या कर रहा है, इसको 2 स्टेप में कर रहा है। पहले वो 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 कर रहा है, 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 कर रहा है। ओके, ये भी आपका आंसर 100 ही आएगा, बस वो क्या कर रहा है, इसको 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। तो ये पूछा गया है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को डिनोट कर रहा है। ओके, पहला क्या है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन सब प्रॉपर्टी के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए जाऊंगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये क्या है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वाया स्प्लिटिंग द फैक्टर 4 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका सही है। ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन कर दिया कि भाई हम फैक्टर को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट करके कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये भी अब आपका नहीं होगा, आपको करेक्ट आंसर मिल गया है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपकी एक्सपेंड करना सिखाती है। कैसे? ए इंटू बी प्लस सी, आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या करती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का ये मतलब ही होता है कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, वो नंबर ही आएगा। रुकिए, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ आपके आंसर में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। अ स्टूडेंट सॉल्व्स सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम बाय ऑलवेज सब्सट्रैक्टिंग द स्मॉलर डिजिट फ्रॉम द लार्जर डिजिट रिगार्डलेस ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है, दिस एरर इज ड्यू टू अ मिसकंसेप्शन अबाउट। एक स्टूडेंट है, वो सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, वो हमेशा सॉल्व करता है सब्सट्रैक्शन स्मॉलर डिजिट फ्रॉम द लार्जर डिजिट से। ठीक, मतलब वो उसकी प्लेस वैल्यू का ध्यान नहीं रखता है, वो बस क्या करता है कि हमेशा स्मॉलर डिजिट को बड़े वाले डिजिट से सब्सट्रैक्ट कर देता है। ओके, तो ये एरर क्या दिखाता है, ए बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स, बी प्लेस वैल्यू एंड द मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग या रीग्रुपिंग इन सब्सट्रैक्शन, सी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, डी जियोमेट्रिक डेफिनेशंस। आप बताइए। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो 7 - 3 का आंसर 4 सही लिख रहा है। ऐसा थोड़ी कि उसको सब्सट्रैक्शन में दिक्कत आ रही है, तो उसको बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल में कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, बी प्लेस वैल्यू एंड द मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग रीग्रुपिंग इन सब्सट्रैक्शन। ओके, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अवॉइड कर रहा है रीग्रुपिंग को। उसको दिक्कत किस में है, मल्टी डिजिट प्लेस वैल्यू में के कॉन्सेप्ट में। ओके, मल्टीप्लिकेशन टेबल ये तो होगा नहीं, क्योंकि आपका सब्सट्रैक्शन एल्गोरिथम के बारे में पूछा है। जियोमेट्रिक डेफिनेशन ये होगा नहीं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं।
Which of the following assessment tools is the most appropriate for recorded observation of a student's long-term progress, interest and attitude towards mathematics? कौन सा असेसमेंट टूल है वो सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है क्या ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म प्रोसेस? ओके, ए अ सर्टेन अनअनाउंस्ड ओरल सरप्राइज क्विज. जो ये सर्टेन ओरल सरप्राइज क्विज है अनअनाउंस्ड, ये किसको शो कर रहा है? ये नैरो स्नैपशॉट ऑफ मेमोरी को दिखा रहा है. ऐसे आप अर्जेंट में सडन अनअनाउंस्ड ओरल तो बच्चे क्या होता है वो प्रेशर में आ जाते हैं, तो जो उनकी परफॉर्मेंस होगी वो अंडर प्रेशर होगी, अंडर प्रेशर. आई स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म स्टूडेंट पोर्टफोलियोज. वेरी गुड, ये आपका सही आंसर. पोर्टफोलियोज क्या होते हैं? ये कलेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स के जो काम होते हैं साथ के एक एक्सटेंडेड पीरियड के ऊपर. ये प्रोवाइड क्या करता है? ये कॉम्प्रहेंसिव रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है. कॉम्प्रीहेंसिव रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है ऑफ देयर conceptual growth, learning attitude और उनके मतलब ये आपकी एक ओवर द टाइम एंड और क्या ये इवॉल्व करता है एंड इवॉल्विंग इंटरेस्ट. पोर्टफोलियो जो ये आपका होता है ये कलेक्शन होता है स्टूडेंट्स के काम का जो कि गैदर किया जाता है एक एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब एक अच्छा खासा समय लगता है इसको गैदर करने में. ओके, ईयर एंड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस टेस्ट ये आपका किस में हो रहा है? ये आपका तो सबमिटिव असेसमेंट को शो करेगा ना, ईयर एंड पे दे रहा है. पीयर रैंकिंग अटेंडेंस शीट ये भी नहीं होगा, ये तो उनके बिहेवियर मैनेजमेंट को दिखाएगा. बिहेवियर मैनेजमेंट को. क्वेश्चन नंबर 55. अ टीचर इंट्रोड्यूसेस a mathematics journal activity where students write down what they learned, their doubts and how they felt during the class. This practice promote. एक टीचर क्या इंट्रोड्यूस करे? वो मैथमेटिक्स जनरल इंट्रोड्यूस करे एक्ट, जिसमें बच्चे क्या वो क्या सीखें, उनके क्या डाउट है और वो क्या महसूस किए हैं. तो ये प्रैक्टिस किस चीज़ को प्रमोट करी? ए वेस्टेज ऑफ मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शन टाइम ऑन राइटिंग एसे, आपका निगेटिव टर्न आया. ओके. बी मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड डीपर कॉन्सेप्चुअल इंटरनलाइजेशंस. सी कॉम्पिटिटिव सुपीरियरिटी ओवर फेलो क्लासमेट्स. नहीं, ये आपका जो जर्नल आप लिख रहे हैं ये एक पर्सनल रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है, तो इसमें कंपटीशन की तो बात नहीं हुई. स्ट्रिक्ट कॉम्प्लियंसेस विथ वोकैबुलरी स्क्रिप्ट्स नहीं, ये आपको इंकरेज कैसे ले कर रहा है? इंकरेजेस पर्सनल एक्सप्रेशन को
ये बहुत अच्छा मेथड है, आप क्लास में फॉलो कर सकते हैं। इससे बच्चों के अंदर क्या होता है, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती है। जो बच्चे क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को, ओके, फिर वो अपने पॉइंट ऑफ कन्फ्यूज़न को एनालिसिस कर पाते हैं और उनको क्या दिक्कत आई उससे, तो वो क्या होती है, उनकी बेटर वे में क्या होती है, डेवलपमेंट होती है पर्सनल लेवल पे। तो जो मैथमेटिक्स जनरल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 56, पोर्टफोलियो असेसमेंट इन मैथमेटिक्स इज सुपीरियर टू अ ट्रेडिशनल 1 डे टर्म एग्जाम बिकॉज इट। अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि पोर्टफोलियो क्या है और पोर्टफोलियो की क्या ज़रूरत है, तो वो क्यों सुपीरियर है 1 डे एग्जाम से। अवॉइड यूटिलाइजिंग एनी ग्रेडिंग और स्कोर ट्रैकिंग। देखते हैं, इट शोकेसेस कॉन्टिन्यूअस लर्निंग ग्रोथ by compiling diverse artifacts over an extensive period. देखते हैं, is much cheaper and requires zero efforts from teacher, can only be executed inside high-tech modern classrooms. आप बताइए, ये तो नहीं होगा आपका, कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड है। पोर्टफोलियो और किस पे रिलाई करता है, वो कलेक्ट कर रखता है ऑथेंटिक स्टूडेंट वर्क का, मतलब बिना हाईटेक आपकी मॉडर्न क्लासरूम है तभी भी हम पोर्टफोलियोज क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इज मच चीपर एंड रिक्वायर्स जीरो एफर्ट फ्रॉम टीचर्स, नहीं, जीरो एफर्ट थोड़ी, केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती है, केयरफुल प्लानिंग, और जो एफर्ट्स आपके होने चाहिए वो सस्टेन्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन ध्यान दिया अगले दिन नहीं देना है, तो जो टीचर्स के एफर्ट्स होने चाहिए वो सस्टेन्ड होने चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, 1 डे टर्म एग्जाम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं परफॉर्मेंस सिर्फ एक स्पेसिफिक मोमेंट पे, लेकिन जो हमारा पोर्टफोलियो होता है वो कलेक्ट करता है डाइवर्स सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो क्या होता है, वो एक लगातार टाइम पे, मतलब वर्क ओवर अ टाइम उसको कलेक्ट करता है। वो क्या हाईलाइट करता है आपको, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंटल ग्रोथ को। क्वेश्चन नंबर 57, अ चाइल्ड फेसेस डिफिकल्टी इन रीडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स एंड फ्रीक्वेंटली मिसप्रिंट्स ऑपरेटर confusing plus and minus. This learning disability is most closely related to। अब ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछने लगा, ओके। तो वो किस में कंफ्यूज है, प्लस और माइनस में। मैंने आपको क्या बताया था कि मैथ से रिलेटेड रहेगा तो किस में दिक्कत क्या होगा, वो डिसकैलकुलिया। ये तो आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर आप मेरे पहले की भी क्लासेस देखते आए हैं तो आप देखते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुरंत आंसर कर देंगे। प्योर मोटर कोऑर्डिनेशन डिफेक्ट्स, ये नहीं होगा। ये आपका मोटर कोऑर्डिनेशन रिलेटेड किससे दिक्कत आएगी, आपकी हैंड राइटिंग में आएगी, न कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आएगी या ऑपरेटिंग सिंबल पे आएगी। एडीएसडी भी नहीं होगा। ये आपका अटेंशन कंट्रोल को करता है, अटेंशन कंट्रोल से रिलेटेड है। डी हाई एक्सपेंशनल गिफ्ट और टैलेंट ट्रेड्स, ये भी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 58, रिमीडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स इज नॉट मेंट फॉर। रिमीडियल टीचिंग किसके लिए नहीं बनी है, ए रिजॉल्विंग स्पेसिफिक परसिस्टेंट लर्निंग डिफिकल्टीज, बी करेक्टिंग फ्लॉड कंप्यूटेशनल एंड मिसकंसेप्शंस, C. Ranking and segregating weak students permanently out of standard classrooms.
डी. रीटीचिंग ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स थ्रू ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रक्शनल पाथ्स। क्या होगा आंसर आपका? रिमीडियल टीचिंग जो है आपकी किसके लिए नहीं बनी हुई है? ये बच्चों को रैंक करने और सेग्रीगेट करने के लिए एकदम नहीं बनी हुई है। आप लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, आप करेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटेशनल मिसकंसेप्शन को, और रीटीचिंग आप कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को। अगर बच्चे के कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप रीटीचिंग के थ्रू उसको में डेवलप कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रक्शनल पाथ इंट्रोड्यूस करके। लेकिन आप बच्चे को जो रिमेडियल टीचिंग है ये एक सपोर्टिव टूल है जो कि डिज़ाइन किस लिए किया गया है? इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। हम इसके इसलिए थोड़ी यूज़ करते हैं कि हम बच्चे को सेग्रीगेट कर पाएँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी. Which of the following types of evaluation is conducted at the end of a course or term to assign grade, ranks and finals? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होगा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम कब देते हैं? ये आपका स्टार्ट और ड्यूरिंग अ कोर्स to identify specific learning gaps। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बता दिया। फॉर्मेटिव क्या है? ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब ये आपकी टीचिंग लर्निंग के टाइम में चलती है। सबमेटिव आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? एट द एंड ऑफ द कोर्स। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होगा? ये आपकी डिटरमाइन करने के लिए एक स्टूडेंट्स की एंट्री लेवल पोजीशन, एंट्री लेवल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन। टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया अ प्राइमरी स्कूल टीचर शुड आइडियली बिगिन विद। हमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाना है? हमें एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। स्टेटिंग द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूला एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इमीडिएटली। आप डायरेक्ट स्टेट करेंगे फॉर्मूला तो ये किसको बढ़ावा देगा? ये रूट मेमोराइजेशन को आपको बढ़ावा देगा। ओके, आपकी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाएगी बच्चे की। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कंपेयर द सरफेस ऑफ रेगुलर फ्लैट ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट बुक, हैंड्स एंड लीफ शेप। हाँ, ये हो सकता है। कैलकुलेटिंग एरियाज ऑफ कंपोजिट शेप्स on the blackboard using algebraic symbols। आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट शेप को करेंगे तो ये हेल्पफुल नहीं होगा। एक्सप्लेनिंग द यूनिट्स लाइक स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड स्क्वायर मीटर्स एब्स्ट्रैक्टली। आपको क्या पढ़ाना है? आपको मेजरमेंट पढ़ाना है ना, तो ये तो आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बच्चे को। मेजरमेंट पढ़ाना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ओके, हम सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? हम कॉन्क्रीट इंट्यूटिव एक्सपीरियंस से शुरू करेंगे कि बच्चे को क्या पता है, हम उसकी हेल्प लेकर के आगे की चीज़ें क्या करेंगे? शुरू करेंगे। ओके, तो ये रहे आपके 60 क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आउट ऑफ 15 आपको कितने मार्क्स मिले। प्लीज़ ज़रूर बताया करें। इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो रही है और किस सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं सारे सेक्शन के पहले थ्योरी क्लासेस कराती हूँ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराती हूँ, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ
कि हमारी जो थ्योरी क्लासेस है वो आने वाले क्वेश्चन से रिलेट हो रही है या नया हो रही है, या वो सिर्फ एक फॉर्म में मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ। तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या हुई, हमारी मैथ्स पेडागोगी की थ्योरी क्लास भी कंप्लीट होगी और उससे रिलेटेड टोटल 60 क्वेश्चन हमारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज के भी हमने कंप्लीट कर लिए। आपने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी देखा होगा कि कितना अच्छा है। आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे अच्छी डेवलप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप क्वेश्चन ही करते जाइए। ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि अब अगला मुझे कौन सा टॉपिक उठाना चाहिए। जो जो चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दी है आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं कि जो जो सेक्शन मैंने कंप्लीट करा दिया। अब जो बाकी है उसमें से आप मुझे बताइए कि मैं कौन सा सेक्शन उठाऊं। और मैं कोई भी सेक्शन अगर उठाऊंगी तो मैं पहले थ्योरी क्लास कराऊंगी, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, शाम को आपकी सीडीपी की थ्योरी क्लास चल ही रही है। सुबह में ये आपकी मैथ्स पेडागोगी चल रही थी जो कि आज कंप्लीट हो गई। हमने टोटल 60 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ओके, और आप सभी ये भी बताया करिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। आपको आउट ऑफ 150 कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, ये आपको कैसे पता चल सकता है। आप किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ही ज्वाइन करिए, बट अगर आपको लग रहा है कि हमारी कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है तो आप हमारी भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप मुझे बताइए कि आपका स्टैंडर्ड क्या सेट हो रहा है। ओके, अब आप मुझे बता दीजिएगा कि अगला अब मुझे क्या पढ़ाना है, कौन सी थ्योरी क्लास कंप्लीट करानी है। और तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हमारी चैनल की रीच हो वो बहुत अच्छी हो जाए और जो भी ज़रूरतमंद है उनके पास पहुँचे। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, share and like the content. Okay, thank you.